नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी। स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारा जो हिस्ट्री का बक्सर का युद्ध वाला चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था। तो अब इसके बाद में, क्योंकि जो भारतीय नवाब और जो भी अदर थे, उनका तो लगभग एक अस्तित्व ख़त्म हो गया था। वो अब एक कठपुतली मात्र रह गए थे। तो आज से जो हमारे लेक्चर होंगे, उनमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो गवर्नर जनरल हैं, या उससे पहले कुछ ये एक दो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जो हैं, इनके बारे में देख लेंगे। क्योंकि अब इन्हीं में उस टाइम के जो गवर्नर जनरल, उनके टाइम में क्या क्या कार्य हुए, इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में काम को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो ताकि हमें दिक्कत भी ना हो। और ये जो इनके चार्टर एक्ट वगैरह, ये साथ साथ में हम इनके कवर करेंगे, जिस भी गवर्नर जनरल के टाइम में जो आया हो। तो उससे शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ दोस्तों, थोड़ा अगर आप कर सको तो थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, और अपने दोस्त साथ वाले जो भी हैं उनसे भी करवाइए, ताकि हमें भी एक अभी मोटिवेशन के लिए ये चीज़ चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हम जो मेहनत करने जा रहे हैं वो एक सही दिशा में है। तो अभी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो थोड़ी सी अभी हेल्प कीजिए आप। बाकी चलो देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है वो डुप्ले के ऊपर है। ये डुप्ले यानी डुप्लेक्स जो बोलते हैं इनको। तो ये फ्रांसीसी जो गवर्नर थे, इन्हीं काफ़ी महान हस्ती रहे थे। आज इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इनकी खूबियाँ, क्या क्या इनका काम था। देखिए, जो डुप्ले थे यानी जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, यानी जो डुप्ले थे, इनको ये बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था 1697 में, यानी 1697 में इनका जन्म हुआ था। और एक काफ़ी वेल्दी फार्मर थे। उनके घर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे, वो ईस्ट कंपनी ऑफ द इंडीज जो थी, जो कंपनी ऑफ द इंडीज जो बोलते हैं उसे, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ध्यान रखना, फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसका नाम था कंपनी ऑफ द इंडीज, यानी फ्रांसीसी इंडिया कंपनी का नाम था कंपनी ऑफ द इंडीज। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था, उसका नाम था कंपनी ऑफ द इंडीज। तो इनके पिता जो थे, वो कंपनी ऑफ इंडीज में काफ़ी एक ऊंचे पद पर, यानी डायरेक्टर जनरल थे उस पद पर। तो इनके पिता के प्रभाव के कारण ही 1720 में इन्हें पौंडचेरी में एक काफ़ी उच्च पद प्रदान किया गया, पिता के प्रभाव के जो अपने, क्योंकि पिता जो थे वो कंपनी ऑफ द इंडीज यानी फ्रांसीसी इंडिया कंपनी में डायरेक्टर जनरल के पद पर थे। और पिता के प्रभाव से जो बेटे थे, यानी जो डुप्ले थे, उनको 1720 में पौंडचेरी में काफ़ी ऊंचा पद दे दिया गया। उस टाइम पर जब 1720 के टाइम पर जब ये डुप्ले आए थे, जो डुप्ले थे, ये 1720 के टाइम पर आए थे। और उस टाइम पर ये था कि निजी व्यापार की अनुमति थी। तो निजी व्यापार पर कोई पाबंदी नहीं थी। जो कंपनी के जो भी कर्मचारी वगैरह जो होते थे, वो निजी व्यापार कर सकते थे। तो डुप्ले ने उससे, निजी व्यापार से, बहुत सा धन कमाया यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पर दबा के नोट छापे, सिंपल बोले तो उन्होंने यहाँ पर बहुत धन कमाया। फिर उसके बाद में जो फ्रांसीसी कंपनी थी, उसमें उनके संविधान में परिवर्तन हुआ, कुछ उन्होंने अपने मूल जो उनका कार्यकारी नीतियाँ थी उनमें परिवर्तन किया। तो उसमें देखा गया कि यार, यहाँ पर इंडिया में काफ़ी बड़ा घपला चल रहा है। तो यहाँ पे पौंडचेरी में डुप्ले थे, एक ऊंचे पद पर थे। तो उसी संवैधानिक कार्रवाई करते हुए जो डायरेक्टर थे, उन्होंने डुप्ले को 1726 में सस्पेंडेड कर दिया, यानी इनको डुप्ले को निलंबित कर दिया 1726 में, जो उनको पद दिया गया था पौंडचेरी में। लेकिन डुप्ले भारत में ही रहे, वो कहीं गए नहीं, वो भारत में ही रहे। और उन्होंने इसके खिलाफ केस दायर कर दिया कि हम जो, ये जो मेरे को हटाया गया है, ये गलत तरीके से हटाया गया है, ये इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। तो इन्होंने इसके विरुद्ध, जो निर्णय था, इसके विरुद्ध अपील की। और ये अपील के बाद में इनको सम्मान सहित बरी कर दिया गया। सारे जो भी केस थे उसमें इनको पूरे के पूरे सम्मान सहित बरी, बिल्कुल बरी कर दिया। 1730 में इनको चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब इसको शॉर्ट उसमें बता देता हूँ कि 1726 में डुप्ले को निलंबित किया गया, संवैधानिक कार्रवाई से जो कंपनी कर रही थी अपने अंदर थोड़ा अपने को सही करने के लिए। उसके बाद में डुप्ले भारत में रहे, उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की, और इनको उसमें सारे के सारे मामलों में बिल्कुल सम्मान सहित बरी कर दिया। और बरी ही नहीं, 1730 में ये जो चंद्रनगर जो बस्ती थी, उसका इनको, जो डुप्ले थे, गवर्नर बना दिया गया। अब 1741 में, जो 1741 थे, उस टाइम पर क्या था, 1740-41 के टाइम पर फ्रांसीसी गवर्नर थे ड्यूमा, जो ड्यूमास जो थे, वो फ्रांसीसी गवर्नर थे। तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में डुप्ले को, जो फ्रांसीसी बस्ती थी, उनका डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया।
यानी डुप्ले फ्रांसीसी बस्तियों के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हो गए भारत में, और ये इस पद पर 1754 तक बने रहे। 1741 में ही एक और काम हुआ था कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1741 में जो मुगल सम्राट थे, जो मुगल सम्राट थे, आपको बताना है कि 1741 में उस टाइम पे मुगल सम्राट थे कौन। ये चीज़ें मैं बिल्कुल करा चुका हूँ, इनके ऊपर एक एक स्पेशल लेक्चर हुआ है इन सारी चीज़ों के ऊपर, इनके शासन, मुगल सम्राट वगैरह। तो अब इतनी तो उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि आप बताएंगे कि 1741 में मुगल सम्राट थे कौन। तो 1741 में जो मुगल सम्राट जो थे, उन्होंने डुप्ले को नवाब की उपाधि दे दी, यानी उनको, डुप्ले को अब नवाब के नाम से जाना जाने लगा। और 1750 में जो मुजफ्फर जंग जो थे, क्योंकि इन्हीं की, डुप्ले की मदद से ही आगे देखेंगे हम, ये गद्दी पर बैठे थे। मुजफ्फर जंग ने इनको दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, यानी, और इनको जो टाइटल था, ये कृष्णा से दक्षिण में जितना भी कुछ था, उसके लिए इनको एक नवाब की उपाधि दे दी गई। तो ये काफ़ी एक बड़ी उपाधि थी, और ये एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था इसका, क्योंकि किसी भी यूरोपीय अदर को अभी तक ये ऐसी उपाधि कुछ नहीं मिली थी। तो डुप्ले को एक तो नवाब की उपाधि मिली, दूसरा इनको ये दक्कन के जो क्षेत्र थे, इनका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। और 1750 में जो उपाधि दी थी नवाब की, वो दी थी मुजफ्फर जंग ने, और 1741 में जो दी थी वो दी थी जो सम्राट थे उन्होंने। तो आपको ये बताना है कि सम्राट थे कौन। अब हम डुप्ले का जो कार्य वगैरह है वो देख लेते हैं कि डुप्ले ने कैसे कैसे, उसका क्या क्या प्रभाव रहा था किन किन क्षेत्रों में। तो डुप्ले एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, यानी एक प्रशासक के रूप में, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, डुप्ले कितना प्रभावशील रहा था, कितना उसने अपना इफेक्ट छोड़ा था, ये देख लेते हैं। देखिए, प्रशासक के रूप में डुप्ले के जो कार्य थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। वो प्रशासक के रूप में उसने अपनी काफ़ी चमक बखेरी थी। डुप्ले जो था, वो व्यापार के महत्व को जानता था। ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ ट्रेड, ही इन्वेस्टेड हिज पर्सनल फॉर्चून इन ट्रेड एडवांस लोन ऑफ टू हिज कंपट्रीज। इसका मतलब यही है कि उसने वो व्यापार के महत्व को तो काफ़ी अच्छे से जानता ही था। उसने अपनी खुद की पूंजी को भी व्यापार में लगा दिया, वहाँ पे जो ट्रेड करने के लिए अपनी खुद की पूंजी भी लगाई, क्योंकि फ्रांसीसी बस्ती, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, उसके पास पैसे की कमी थी। वो पैसे की तंगी से हमेशा जूझती रही। ये तंगी कभी इंग्लैंड को नहीं आई। उसके कारण मैं बता चुका हूँ कि क्यों, क्या हुआ था। फ्रांसीसी बस्ती पैसे की कमी से, फ्रांसीसी जो कंपनी थी, वो पैसे की कमी से हमेशा जूझती रही थी। तो इस वजह से उसने वो व्यापार के जानता था कि व्यापार का कितना इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो उसने जो अपना पैसा था उसको भी जो व्यापार करने वाले व्यापारी थे उनको ऋण दिए, वहाँ पे सुविधाओं के लिए लगाया। और यहाँ तक कि उसने फारस की खाड़ी, यानी जो फारस की खाड़ी है, वहाँ से भी व्यापार करने को महत्व दिया कि आप आइए और यहाँ पे फारस की खाड़ी में व्यापार के खोजे। उसने चीन के लिए भी व्यापार को महत्व दिया, यानी चीन से भी व्यापार के नए नए वो निकाले कि अगर कोई भी कारणवश अगर हमारा यहाँ पे किसी भी चीज़ का व्यापार कम होता है तो हम वहाँ पर कैसे व्यापार कर पाएंगे। तो उसने फारस, चीन, यहाँ पर व्यापार के निकाले। इनसे अलग अलग जो व्यापारी थे उनको कहा कि आप आइए यहाँ पर, जो चंद्रनगर में वो उसको मिला हुआ था डायरेक्टर का पद, तो वो चंद्रनगर में आइए, व्यापार कीजिए। तो देखते हैं जल्दी ही जो चंद्रनगर, एक काफ़ी उजड़ा हुआ प्रदेश था, जो चंद्रनगर जो था एक काफ़ी उजड़ा हुआ बीहट टाइप का प्रदेश था। लेकिन डुप्ले के कारण, क्योंकि डुप्ले ने इतना कुछ किया और इतने अच्छे से वो चीज़ों को समझता था, यह प्रदेश बहुत ही एक उभरता हुआ प्रदेश बन गया था उस टाइम के भारत में, यानी बंगाल में उस टाइम ये काफ़ी, चंद्रनगर उभरता हुआ प्रदेश बन गया था। अब जो डायरेक्टर थे, जो फ्रांसीसी डायरेक्टर थे, उन्होंने देखा कि यार क्या बात है, एक साधारण सा प्रदेश जिसको कि डुप्ले ने अपनी प्रतिभा से इतना चमकशील बना दिया है। तो उस वजह से उन्होंने उसके चंद्रनगर में जो उसके कार्य थे, उनके कार्यों की सफलता को देखते हुए उसको पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना दिया। अब वो काफ़ी बड़ा नियुक्त कर दिया, तो अब उसको पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि डूमास का उत्तराधिकारी बना था। मैं बता चुका हूँ आपको, डूमास जब लौटे थे 1741 में, तो उसके बाद में डुप्ले को गवर्नर जनरल बना दिया गया था पांडिचेरी का। और ये पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने की उसकी वजह रही थी चंद्रनगर। जो चंद्रनगर में उसके जो कार्य थे, इनको ही देखते हुए जो डायरेक्टर जो थे कंपनी के, उन्होंने उसको पांडिचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। अब क्या हुआ था उस टाइम पे, देखो, जो चंद्रनगर था वो काफ़ी, इसने एक महत्वपूर्ण प्रदेश तो बना ही दिया था। वहाँ पर ये था कि मराठा जो थे,
चंद्रनगर जो थी उस पे मराठों के काफ़ी आक्रमण हुए थे। अब मराठों के आक्रमण की वजह से वो क्षेत्र अभी पनप नहीं पा रहा था। ऊपर से वहाँ पे काफ़ी जो कर्नाटक के जो नवाब थे उनके आपस में प्रतिरोध चलते रहते थे। जो कर्नाटक के नवाब थे उनमें काफ़ी आपस में लड़ाई वगैरह चलती रहती थी, तो उसकी वजह से भी चंद्रनगर को काफ़ी कोई इतना विशेष फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, वो नुकसान में जा रहा था। उसके बाद में जो अंग्रेज़ थे वो भी जो फ्रांसीसी युद्ध वगैरह के कारण उस चंद्रनगर पर उनकी निगाहें थी। ऊपर से चंद्रनगर की किलेबंदी भी कोई अच्छी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या उभर के आई, जो फ्रांसीसी जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थे, उनको उत्तरी अमेरिका की चिंता थी। जो यानी उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए जो है, यूएसए वाले पार्ट की उन्हें चिंता थी, ना कि हमारे यहाँ की कोई विशेष चिंता कि ना भारत का। यहाँ पर अभी उनको ऐसा नहीं था कि उनको ये था कि नहीं, अगर हम उत्तरी अमेरिका में डटे रहेंगे वहाँ से ज़्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने कहा डुप्ले से कि आप यहाँ पर जो भी अनावश्यक किलेबंदी वगैरह है उसको कम कीजिए, खर्चे वगैरह को कम कीजिए, पैसा है नहीं, पैसे की तो तंगी है। तो डुप्ले ने क्या किया कि एक तो उनके ये कहने पे कि उन्होंने किलेबंदी की मना कर दी थी। उनको लगा था कि पांचेरी की अगर किलेबंदी की जाएगी तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो डायरेक्टरों ने तो इसके लिए मना कर दी। लेकिन डुप्ले ने इसका बिल्कुल उनके आज्ञा जो थी उसको डिसोबे किया था, उनकी जो फ्रांसीसी कंपनी के जो डायरेक्टर थे, और उसने यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर वगैरह जो थे उनको कम कर दिया, बिल्कुल आय व्यय को बराबर कर दिया था। इसके बाद में उसने जो लोगों की सैलरी वगैरह जो थी, कर्मचारियों की जो सैलरी थी उसको कम कर दिया। और पांचेरी की किलेबंदी के लिए, यानी जो पांचेरी था उसकी किलेबंदी के लिए अपना खुद का पैसा भी लगा दिया था। यहाँ तक कि जो किलेबंदी थी उसमें अपना खुद का पैसा लगा दिया, क्योंकि वो जानता था कि इसका कितना बड़ा महत्व है। जो डायरेक्टर जो थे उन्होंने इस चीज़ की उसकी निंदा नहीं की थी कि आपने ये पांचेरी जो है इसकी क्यों किलेबंदी की है आप मना करने के बाद भी, और उन्होंने उसकी उल्टी तारीफ की। कहा कि हाँ, हमको आपने बहुत ही बढ़िया काम करके आए हुए, हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लिया, लोगों से ही पैसा लगवाया, अपना खुद का पैसा लगाया और पांचेरी को एक बढ़िया फोर्ट के रूप में आपने बिल्कुल बना के रख दिया हमारे सामने। तो डुप्ले प्रशासक के रूप में तो डुप्ले ने अपनी पूरी तरह चमक बिखेरी थी, ये तो हम देख गए कि यहाँ तक उसने अपना पैसा लगाने में भी, व्यापार के मामले में, पांचेरी के किलेबंदी के मामले में भी उसने कोई शर्म नहीं की थी। दबा के अपना पैसा लगाया, खाली ये कि वहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी को मजबूत किया जा सके। अब हम देखते हैं कि एक डिप्लोमेट के रूप में, यानी एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, क्या डुप्ले एक सही नेता साबित हुआ था? एक डिप्लोमेट के रूप में क्या वो एक अच्छा नेता था? तो चलो देखते हैं। देखिए, डिप्लोमेट के रूप में जो डुप्ले था वो अपने जो उसके समकालीन जो नेता थे उनसे काफ़ी सुपीरियर था। यानी एक कूटनीतिक के रूप में वो अपने जो टाइम के जो नेता थे उनसे काफ़ी आगे था। वो पहला नेता था जिसने भारत में एक मतलब उपनिवेश बनाने का सपना देखा था, यानी भारत को अपना एक उपनिवेश, यानी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने का जो इसने सपना देखा था, वो पहला नेता था डुप्ले। यानी डुप्ले वो पहला नेता था जिसने भारत में साम्राज्य विस्तार करने का सपना देखा कि हम यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो वो अपने समकालीन नेताओं से तो बहुत आगे था। जिस जो उसने सपना देखा था, हालांकि उसको साकार फ्रांसीसी नहीं कर पाए, उसको साकार किया था अंग्रेजों ने, लेकिन वो पहला सपना भारत को उपनिवेश बनाने का जो देखा था वो देखा था डुप्ले ने। ये फर्स्ट कर्नाटक के युद्ध में ही उसको आइडिया हो गया कि ये जो दक्कन वाला इलाका है इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। उसको वहाँ की कमजोरी वगैरह और इन सब चीज़ का मालूम हो गया था पहले कर्नाटक युद्ध के टाइम पे ही। ऐसा हुआ था कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में जो इंग्लिश कमांडर जो थे वारनेट, इनके नेतृत्व में इंग्लिश सेना ने पांचेरी को, उसको डर था कि ये पांचेरी को लगभग घेर ही लिया था इन्होंने, तो उसको पांचेरी के अपने हाथ से जाने का डर था। ध्यान रखना, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में जब पांचेरी को जो घेरा था उस सेना के इंग्लिश कमांडर जो थे वो थे बार्नेट। तो डुप्ले को डर हो गया कि यार अब पांचेरी हाथ से जा सकता है, तो उसने क्या किया, उसने उस टाइम के जो नवाब थे कर्नाटक के उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने जो आपका जितना भी एम्पायर है उसमें आप ये कह दीजिए कि कोई भी विदेशी शक्ति अपने हमारे आपके एरिया में युद्ध नहीं करेगी।
नहीं, हम युद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके एरिया में क्यों करें। तो डुप्ले ने चाल खेली, कर्नाटक के नवाब के पास गया, बोला कि हम युद्ध करें लेकिन हम आपके एरिया में युद्ध नहीं करना चाहते, हम आपकी जो बस्तियां हैं उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहते, हम आपकी प्रजा को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। तो आप, हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। क्या इंग्लिश इस चीज़ के लिए तैयार है? अगर आप उस टाइम पर तो नवाब की चलती थी, उस टाइम पर क्योंकि शुरुआत थी तो इनकी चलती थी। तो नवाब ने इंग्लिश जो कमांडर थे मार्स, उनको कहा, उसको भी अच्छा लगा कि हाँ सही बात है, आप युद्ध करोगे मेरी प्रजा का नुकसान होगा, बोले नवाब। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप इंग्लिश कमांडर मार्स से कि आप यहाँ पर युद्ध नहीं कर सकते, आप हमारे राज्य के एरिया में, आप फ्रांसीसी कंपनी है उन पर, फ्रांसीसी बस्ती वगैरह पर आक्रमण नहीं कर सकते, आपको युद्ध करना है तो मेरे राज्य के एरिया से बाहर जाओ। तो इस चाल कामयाब हो गई, डुप्ले पांचेरी को बचाने में कामयाब रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ला बोर्डे जो थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ ला बोर्डन कौन थे, ये फ्रेंच कमांडर ही थे एक। तो इनके नेतृत्व में जब डुप्ले मद्रास को जीतने के, मद्रास यानी जो चेन्नई वाला इलाका है, जब उसको जीतने के कगार पर था, तो उसने वहाँ के चंद जो नवाब थे, जो जब मद्रास को जीतने के लिए का पहुंचा स्थिति में, तो मद्रास को जीतने के लिए जो नवाब थे उनसे कह दिया कि अगर हम मद्रास को जीत जाते हैं, ताकि नवाब का सपोर्ट मिल जाए, उनकी सपोर्ट पाने के लिए नवाब की, कि अगर हम मद्रास को जीत जाते हैं तो मद्रास को आप दे देंगे, हम क्या करेंगे, हम तो इतनी दूर से आए हुए कंपनी है, हमको तो बस व्यापार करना है, हम मद्रास लेकर क्या करेंगे। तो उसने तब तो मद्रास को हामी भर ली नवाब से कि हम मद्रास को आपको दे देंगे। लेकिन जैसे ही मद्रास उसने जीता, वो अपने वादे से मुकर गया, उसको वहां पे फायदा दिखा और उसने वहां नवाब को मद्रास देने से मना कर दिया। अब नवाब भी अधीर हो उठे। हालांकि लाबोर्डेन जो थे वो तैयार हो गए थे मद्रास को देने के लिए, लेकिन डुप्ले ने फ्रांसीसी जो कमांडर थे, डायरेक्टर थे, उनको पत्र लिखा, कहा ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। और वो भी इस चीज़ में सहमत हो गए थे कि हाँ ये काफ़ी बड़ी भूल होगी अगर ऐसा होता है तो वो डुप्ले की राजनीति से फिर सहमत हो गए। लेकिन मद्रास ना मिलने पर जो वहाँ के नवाब थे वो अधीर हो उठे, जो नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे उस टाइम के, जो अधीर हो उठे, और चंद्रनगर के, सॉरी, सेंट थॉमे के स्थान पर, जो सेंट थॉम्स जो था, 1746 में एक युद्ध हुआ था। मैं आपको पहले ही ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल मैप के साथ क्लियर कर चुका हूँ, तो इसके लिए अब मैं दोबारा यूज नहीं करूँगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके ये सारी चीज़ें देख लीजिए आसानी से, अच्छे से। मैप भी बिल्कुल मैप वाले उससे ये क्लियर की हैं चीज़ें कि सैन टोमे कहाँ था, किस नदी के किनारे था। तो आप देखिए और जाके बताइए कि ये जो सेंट टोमे जो था, ये सेंट टॉम्स जो था, किस नदी के किनारे पे था। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी नदी थी जिसके किनारे पर सेंट टॉम्स जो था वो स्थित था। तो यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, डुप्ले की विजय हुई और नवाब थे कर्नाटक के, उनकी हार हुई। इससे क्या हो गया, इससे जो डुप्ले था उसको अपनी जो सेना थी उसकी, जो भारत की जो सेना थी उस पर, एक भारत की सेना काफ़ी कोई भी डिसिप्लिन सेना तो थी नहीं, तो अपनी डिसिप्लिन सेना की, भारत की कमज़ोर सेना पर मजबूती का पता लग गया। और उसने तब कहा था कि केवल 500 यूरोपीय सैनिक, केवल 500 यूरोपीय सैनिक ही कृष्णा नदी से इधर के सारे दुर्ग जीतने में संभव हैं। यानी बस अगर मुझे 500 यूरोपीय सैनिक दे दो तो मैं कृष्णा नदी से दक्षिण के सारे जो किले हैं उनको जीत लूंगा और फ्रांस की बस्ती बनाकर रख दूंगा। तो उसको इतना कॉन्फिडेंट हो गया था सेंट टोमे की जीत के बाद में। ध्यान रखना है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बनाया, क्वेश्चन भी पूछा है, चैप्टर भी कराया है स्पेशल, उसमें सारी चीज़ें कराई गई हैं। तो क्योंकि अब डुप्ले को कर रहे हैं तो अब हम, हमारा पूरा का पूरा नजरिया डुप्ले पर रहेगा। देखिए, जो 1748 में हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था, जो सक्सीजन जो था हैदराबाद और कर्नाटक, उनमें आपस में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। तो डुप्ले ने क्या किया कि एक तो मुजफ्फरजंग का साथ लिया, मुजफ्फरजंग का हैदराबाद में और चंदा साहिब का कर्नाटक में, दोनों का साथ लिया कि मतलब साथ दिया दोनों का कि मुजफ्फरजंग आपको हम हैदराबाद में निजाम घोषित कर देंगे और चंदा साहिब आपको कर्नाटक का नवाब बना देंगे हम। दोनों के दोनों 1751, दोनों के दोनों उसके अनुसार ही गद्दी पर बैठे, यानी वो दोनों को गद्दी पर बैठाने में सफल रहा। ऐसा नहीं है वो असफल रहा, दोनों को उसने गद्दी पर बैठाया। और 1751 तक आते आते जो डुप्ले की जो पावर थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, यानी अब डुप्ले का सितारा
चारों तरफ चमक रहा था। डुप्ले जो थे, फ्रांसीसी कंपनी का भी सितारा चारों तरफ चमक रहा था। उन्होंने 1700 पहले कर्नाटक युद्ध में तो फ्रांसीसी कंपनी को विजय दिला ही दी थी। दूसरे कर्नाटक युद्ध में भी 1751 तक लगभग फ्रांसीसी कंपनी ही जीत रही थी सारी तरफ, इंग्लिश कंपनी हार रही थी। हालांकि उसके बाद उनका नौसेना बेड़ा वापस आ गया था। ऊपर से फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांस से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। ये कुछ कारण रहे थे जिन्हें मैं पहले बता ही चुका हूँ, क्या कारण रहे थे हार के इनके। तो उसके बाद में स्थिति पलट गई थी। लेकिन यहाँ तक कि मुजफ्फर जंग की जो डेथ हो गई थी, हैदराबाद के जो नवाब थे, हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग, उनकी डेथ के बाद में उनका सूबेदार उसके बाद में सलावत जंग को बनाया था, वो भी डुप्ले ने ही बनाया था। यानी डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को तो बनाया था, लेकिन इसके बाद में उसके उत्तराधिकारी सूबेदार सलावत जंग भी इनके द्वारा ही बनाए गए थे। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी पावर उस टाइम पे डुप्ले को मिल चुकी थी, कितना चमक रहा था वो। और ये सही है कि डुप्ले का सितारा 1751 में अपनी पराकाष्ठा पर चमक रहा था। हालांकि 1751 के बाद में स्थिति पलटती गई और उसका दोषी डुप्ले को ठहराया जाता है। तो खाली डुप्ले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसमें कुछ कारण हैं जो ठहराते हैं। पहला तो ये कि वो एक सैनिक नहीं था। वो सेना का, जैसे लॉर्ड क्लाइव वगैरह सेना को आगे कमांड करके चलते थे आगे, वो सेना को ऐसे कमांड नहीं कर सकता था। वो एक सैनिक था ही नहीं। वो केवल आदेश दे सकता था और उनका पालन करवा सकता था अपने कमांडरों के द्वारा। वो प्लान बना सकता था, वो आदेश दे सकता था, लेकिन एक आर्मी को लीड नहीं कर सकता था। ये एक उसकी कमजोरी रही थी। और जो कि रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे, उनमें ये उनकी मजबूती थी कि वो आर्मी को लीड करते थे, जबकि डुप्ले की एक कमजोरी रही थी कि वो आर्मी को लीड नहीं कर सकता था। दूसरा, जब जो त्रिचनापल्ली जो थी उसको जब कैप्चर किया गया था, उसको कैप्चर इंग्लिश द्वारा जब कर लिया, तो फ्रांसीसी उसको दोबारा कैप्चर करने में असफल रहे। 1752-53 में 1752 में फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली को कैप्चर करने में असफल रहे थे। तो इसका दोष दिया जाता है डुप्ले को। हालांकि इसका सारा दोष डुप्ले का नहीं है। उसके जो डुप्ले के कुछ कमांडर थे, जैसे मोनिस और लॉ और मैनविले, ये फेल रहे थे उसकी स्कीम को लागू करने में। यानी डुप्ले के कमांडर फेल रहे थे उसकी स्कीम को लागू करने में। वो इस चीज़ में, क्योंकि वो तो एक सैनिक था ही नहीं, तो वो अपने आप को इस चीज़ में ये कहना कि नहीं भाई डुप्ले की वजह से फेल हुए हैं। तो इसमें उसके ये मस्यू लॉ रहे, मस्यू लॉ बोलते हैं इसे, मस्यू लॉ और मानवी की जो मानवीय जो है, मानवीय, ये फेल रहे थे, ना कि डुप्ले। हालांकि डुप्ले को दोस्त तो देंगे ही देंगे। देखो, जब कोई भी अगर जीरो मान के चलो, कोई कमांडर के नेतृत्व में कोई बटालियन है, अगर बटालियन फेल होती है तो जिसके ऊपर भी भार पड़ता है वो पड़ता है कमांडर पर। जैसे कि आप पॉलिटिक्स में देख लो, अगर किसी पार्टी की हार होती है तो पार्टी के जो लोअर वर्कर हैं उनको दोष नहीं दिया जाता। पार्टी के हाई बैकग्राउंड पे कौन उसका अध्यक्ष है, कौन उसको संभाल रहा है, दोष उसका आता है सारा का सारा। तो दोष तो डुप्ले पर आना था, लेकिन कमी उसकी नहीं थी। कमी थी जो उसके कुछ कमांडर थे कि वो उसके द्वारा जो बनाई गई स्कीम थी उसको फॉलो नहीं कर पाए थे। एक देखिए, एक नेता के रूप में क्या डुप्ले एक अच्छा नेता था? तो पहला तो ये कि डुप्ले वाज ए बॉर्न लीडर ऑफ मैन, यानी वो एक जन्मजात नेता था। नेता, वो एक सैनिक भले ही ना था, लेकिन नेता तो वो एक जन्मजात था। उसमें नेता वाले सारे गुण कूट कूट कर भरे थे। और वो इतना अच्छा था कि जब वो उसके कुछ अंडर काम करने वाले जो नेता थे, वो इतना अच्छा भाषण वगैरह देता था, लोगों को इतना अच्छा इंस्पायर करता था कि उसमें पूरी की पूरी निष्ठा रखते थे। उसके अंडर काम करने वाले लोग उसमें पूरी की पूरी निष्ठा रखते थे। सुपीरियर जजमेंट जो होता है उसका फेथ रखते थे उसके जजमेंट में, कि हाँ अगर डुप्ले ने कहा है तो हम इसको फॉलो करेंगे। और बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उनमें आप अपने लिए एक निष्ठा पैदा करा सको, उनमें अपने लिए एक इज्जत पैदा करा सको। जब आइडिया लगाओ कि जब डुप्ले को वापस बुलाने का आदेश आया कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है इंडिया में, फ्रांसीसी बस्ती जो भी थी उसके दोस्त डुप्ले पर ठहराया जा रहा था, तो काफ़ी लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया कि हम भी, अगर डुप्ले को वापस बुलाया जा रहा है तो हम भी त्याग पत्र देते हैं, क्योंकि हम डुप्ले में पूरी तरह से फेथ रखते हैं, वो सही है, वो गलत नहीं हो सकते। तो ये काफ़ी कारण रहे थे कि जो डुप्ले
यहाँ तक कि जो बुस्सी थे, जिनको कि बाद में इनका उत्तराधिकारी बनाया गया था, उन्होंने भी कह दिया था कि अगर डुप्ले को वापस बुलाया जाता है तो मैं भी फ्रांस वापस आ जाऊंगा, मैं यहाँ पर इंग्लिश वगैरह के साथ या फिर यहाँ पर कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि डुप्ले में हमारा पूरा फेथ है। हालांकि डुप्ले ने उनको मना कर दिया कि आप यहाँ पर कार्य करते रहो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे फ्रेंच कंपनी है वो फेल हो जाएगी, और फिर ये हमारा व्यक्तिगत मामला ना होकर हमारे देश की जो छवि है वो नष्ट होगी। तो अब देखते हैं कि जब डुप्ले को वापस बुलाया गया तो उसके क्या क्या प्रभाव रहे थे, क्या कुछ हुआ था। देखिए, उस टाइम पर फ्रांस में अंग्रेज के राजदूत थे। पेरिस में जो इंग्लिश राजदूत थे उन्होंने कहा था फ्रांस के विदेश मंत्री से, जो डुप्ले की नीतियां हैं वो हम दोनों के हित में नहीं है, और पांचेरी को क्योंकि डुप्ले प्राप्त करने में असफल हो गए थे, तो इस वजह से जो फ्रांसीसी ये कंपनी के जो डायरेक्टर जो थे, जो फ्रेंच डायरेक्टर थे, उन्होंने भी यही सोचा कि हाँ सही बात है, और डुप्ले को बलि का बकरा बना दिया गया कि जो सारे के सारे युद्ध हुए थे उनके लिए अब डुप्ले को, जितने इतने लंबे युद्ध चले आ रहे थे उनके लिए डुप्ले को उत्तरदायी ठहराया गया, और उसको कह दिया गया कि हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो फ्रेंच इंग्लिश जो एम्बेसडर थे वो तो भाई कहेंगे कहेंगे, उनको दिख रहा है इतना एक व्यक्ति जो उनसे उनका इतना बड़ा साम्राज्य जिसका वो सपना देख रहे हैं उसको छीनने के कगार पर है। तो उन्होंने तो बिल्कुल सिंपल कहा था कि फ्रेंच मिनिस्टर थे, वो तो उनका कहने का सही भी था, वो तो अपने देश के नज़रिए से सोचेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अपने देश के नज़रिए से। लेकिन जो फ्रेंच मिनिस्टर वगैरह थे, जो फॉरेन मिनिस्टर जो फ्रांस के जो थे, उन्होंने इसको गलत ही लिया। विस्मय ही प्रकट कर सकते हैं इस चीज पर कि ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि पांचेरी की हार से क्या पूरा का पूरा दोष डुप्ले पर डालना उचित था? बिल्कुल उचित नहीं था, लेकिन डाला गया। सारे जो इतने उत्तराधिकार के जो युद्ध चल रहे थे उन सब के लिए डुप्ले को उत्तरदायी ठहराया गया कि ये डुप्ले ही है। ये सारे के सारे जो डुप्ले को वापस बुलाने के भले ही कारण कोई क्यों भी रहा हो, कुछ भी कारण रहा हो, ये फ्रांसीसी हितों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। फ्रांस जो था, अगर उसके लिए डुप्ले यहाँ पर कुछ ये कहना है, जो कुछ इतिहासकार हैं कि उन्होंने ये कहा है, मालेसन जो है, जो इंग्लिश इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि अगर डुप्ले 2 महीने और भारत में रह जाता, बस 2 महीने, तो जो इंग्लिश को जो धन मिला था वो धन इंग्लिश से छिटक कर वो फ्रेंच को मिल जाता। कि डुप्ले में इतनी प्रतिभा थी, और वो उस टाइम पर इस वाला एरिया जो बंगाल एरिया वो इसकी तरफ देख भी रहा था। तो मालेसन ने कहा है कि अगर डुप्ले बस 2 महीने और भारत में रह जाता तो बंगाल का जो धन इंग्लिश के हाथ में लगा है वो धन इनको ना मिलकर वो फ्रांस को मिलता। हालांकि जो हिस्ट्री है उसमें इफ और बट का कोई स्थान नहीं होता, अगर मगर का कोई स्थान नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। इम्प्रूव कर सकते हो फ्यूचर के लिए, पर वो यह हिस्ट्री में इफ बट का कोई स्थान ही नहीं होता। ये चाहे कुछ भी कारण क्यों ना रहे हो, लेकिन ये फ्रांसीसी हितों के लिए घातक ही सिद्ध हुआ डुप्ले को बुलाना। डुप्ले के कुछ राजनीतिक विचार हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, जो डुप्ले था वो प्रथम व्यक्ति था जिसने यूरोप मतलब हिंदुस्तान में यूरोपीय सत्ता की आवश्यकता को अनुभव किया था। वो फर्स्ट था, जो डुप्ले था वो फर्स्ट था जिसने ये सोचा था कि हिंदुस्तान में जो यूरोपीय सत्ता है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, और ये ज़रूरी है। ज़रूरी उसके लिए तो कुछ कारण इंग्लिश से ज़्यादा थे। उसके लिए एक तो फाइनेंशियल कारण था, क्योंकि जो फ्रेंच जो कंपनी थी वो पैसा वगैरह नहीं दे पाती थी इतना, तो उसके लिए तो फाइनेंशियल कारण भी था। उसने ये सोचा था कि ऐसा है कि हम यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे, यहाँ पर जो एरिया है उन पर कुछ कब्जा वगैरह ले लेंगे, तो उससे कुछ हमको टैक्स वगैरह जो मिलेगा उससे फिर हम अपना यहाँ पर कार्य चला सकते हैं। जबकि फ्रेंच डायरेक्टर्स जो थे वो पैसा देने से हिचकिचा रहे थे, उनका ध्यान था यूएसए की तरफ, जो मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये कुछ कारण रहे थे, जो रेवेन्यू रीजन वगैरह रहे थे, ये इनकी वजह से ही उसने यहाँ पर एक सपना देखा था। हालांकि वो सपने को साकार करने में तो कुछ कामयाब नहीं था, लेकिन जो उसने सपना देखा था वो उसने अपने अंतिम टाइम तक, जब तक वो भारत में रखा, उतने वीरतापूर्ण तरीके से ही उसने उसको कामयाब करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए सोचा था, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहता, अगर थोड़ा सा फ्रेंच सरकार या फ्रेंच डायरेक्टर्स की तरफ से उसको साथ मिलता। वो देखिए, वो जो डुप्ले था वो जानता था कि भारत में अगर आपको एक सत्ता स्थापित करनी है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो नवाब वगैरह हैं,
जो भारत में जो नवाब, यानी यहाँ पर कठपुतली नवाब बोलो उसके नज़रिए से, कि जिनको निज़ाम कहते थे, कि उनके मुंह से अपनी बात कहलवाओ। ये पहला व्यक्ति डुप्ले था जिसने ये चीज़ सोची थी। ये जो दोहरे शासन वाली जो व्यवस्था है, जो बाद में क्लाइव वगैरह ने शुरू की थी, जिसका क्लाइव ने शुरू की, इसका पहली बार जो सपना देखा था और उसे साकार भी किया था दक्कन में, वो डुप्ले था। इसी ने ही किया था। तो पहली बार ये सपना इसी ने देखा था कि अगर यहाँ के नवाब हैं उनको अपनी ओर से तुम कठपुतली बना के अपने इशारों पे नचा के रख सकते हो, तो भारत में यूरोपीय सत्ता का परचम एक दिन अवश्य लहराएगा। और काफ़ी कुछ इसके ऐसे ही विचार रहे थे, लेकिन अंतिम परिणाम इसके अनुकूल नहीं रहे। फ्रेंच डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट का इसको साथ नहीं मिल पाया, तो ये अपना थोड़ा उसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन हम देखते हैं कि डुप्ले की ही नीतियाँ थी जिनको बाद में जो उत्तरवर्ती जो ब्रिटिश गवर्नर जो थे उन्होंने फॉलो किया था। ठीक है दोस्तों, आज हमारा डुप्ले का इतना ही है। तो कल से हमारा क्लाइव वगैरह इंग्लिश जो गवर्नर है उनका शुरू हो जाएगा। कल हम अपने उसमें नेक्स्ट लेक्चर में क्लाइव की जो गवर्नर है 1765 से लेकर 1767 तक, और इन सारी चीज़ों के कि उसमें क्या क्या हुआ था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह। और उसके बाद में फिर तो हमारे चार्टर एक्ट और गवर्नर जनरल शुरू हो ही जाएंगे, तो इसी में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चीज़ों को, तो थोड़ी हमको भी हेल्प मिले। बाकी थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।